प्यारे बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने ध्वनि का बहुल परावर्तन पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि ध्वनि कैसे जो है जब एक ही ध्वनि एक तल पर कई बार परावर्तित होती है तो इसे ध्वनि का बहुल परावर्तन कहते हैं। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि इसके 3 मुख्य प्रयोग थे। एक लाउड स्पीकर की बॉडी बनाने में, और एक डॉक्टर का आला या स्टेथोस्कोप बनाने में, और एक है ध्वनिपट, जहाँ पे कोई बोलने वाला खड़ा होता है, उसके पीछे एक वक्राकार तल बना दिया जाता है, उस तल के समक्ष वो बोलता है तो सारी ध्वनि जो है समस्त श्रोताओं के पास तक आसानी से पहुंच जाती है। तो अब हम आज ध्वनि का एक विशेष गुण पढ़ेंगे जो उसकी श्रव्यता परिसर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सभी ध्वनियाँ हम लोगों को सुनाई नहीं देती, कुछ ध्वनि को ही हम सुन पाते हैं, और जिस रेंज में आते हैं इन्हें हम ध्वनि की श्रव्यता परिसर कहते हैं। ध्वनि का श्रव्यता परिसर ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड, ध्वनि का श्रव्यता परिसर। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, ये आवृत्ति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कुछ ध्वनि तरंगें होती हैं बहुत अधिक आवृत्ति की होती हैं, यानी उनका ध्वनि स्रोत जो है इतना तेजी से कंपन करता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि कंपन प्रति सेकंड जो होता है वही उसकी आवृत्ति कहलाता है। तो कुछ ऐसी ध्वनि तरंगें होती हैं जिनका स्रोत इतना तेजी से कंपन करता है कि वो हमारे सुनने की सीमा से बाहर हो जाती हैं, और कुछ ऐसे ध्वनि स्रोत होते हैं कि जिनके ध्वनि स्रोत ऐसे कंपन करते हैं, इतना कम आवृत्ति का कंपन करते हैं कि वह भी हम लोगों की सुनने की सीमा में नहीं आती है। तो इसमें हम कहेंगे कि आवृत्ति के अनुसार ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण श्रव्यता परिसर कहलाता है। श्रव्यता परिसर कहलाता है। आवृत्ति के अनुसार तो इसमें इस प्रकार से 3 ध्वनि तरंगें हुई, 3 प्रकार की। एक जिन्हें हम सुन सकते हैं उन्हें श्रव्य ध्वनि तरंगें कहते हैं, और एक जिन्हें हम नहीं सुन सकते हैं वो 2 कैटेगरी में हो जाती हैं। एक पराश्रव्य होती है और एक जो है अपश्रव्य होती है। तो श्रव्य ध्वनि, इसकी आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये जो है श्रव्य तरंगें आती हैं। इन्हें केवल हम सुन सकते हैं, यानी ऐसी ध्वनि तरंगें जो 1 सेकंड में 20 बार से लेकर के 1 सेकंड में 20,000 बार से अधिक का कंपन करने से उत्पन्न होते हैं,
वो श्रव्य ध्वनि तरंगों की श्रेणी में आती हैं, और हमारे कान जो होते हैं इन्हीं ध्वनि तरंगों को सुनने के लिए ससेप्टेबल होते हैं, यानी अनुकूलित होते हैं, इन्हीं को ही सुन सकते हैं। और दूसरी है अपश्रव्य ध्वनि। ये होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से ऐसी ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होगी वह भी हमें नहीं सुनाई देगी। तो अब अगर कोई ध्वनि स्रोत 1 सेकंड में 20 बार से कम कंपन कर रहा है तो वह हमें नहीं सुनाई देगी। और तीसरी है पराश्रव्य बीस 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हजार को किलो में भी व्यक्त करते हैं, कभी कभी 20 किलो हर्ट्ज से बोल देते हैं, तो 20 किलो हर्ट्ज से आप कह सकते हैं या 20,000 हर्ट्ज। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगे हैं वह हमें नहीं सुनाई दे सकती हैं। तो लेकिन अब यही ध्यान देने की बात है कि अलग अलग जंतुओं के हिसाब से श्रवण क्षमता जो है अलग अलग होती है। जैसे चमगादड़ जो है अपश्रव्य तरंगों को सुन लेता है, अपने पंखों के कंपन के जरिए वो अपने सामने आने वाले अवरोध को या अपने शिकार को बड़ी आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। तो इस प्रकार ये जो है अपश्रव्य तरंगों के हिसाब से है। और इसी प्रकार से कई ऐसे जानवर हैं कि जैसे छिपकली, हाथी, कुत्ते, ये सब अलग अलग इनकी श्रवण सीमा होती है। हम लोगों की श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। अब इन अब जैसे पराश्रव्य तरंगे हैं जो अल्ट्रासाउंड, जिनको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासाउंड और ऑडिबल, ये 3 प्रकार की रेंज हुई। श्रव्य तरंगों को ध्वनि को हम लोग ऑडिबल साउंड कहते हैं, इंफ्रासाउंड कहते हैं अपश्रव्य तरंगों को, और पराश्रव्य तरंगों को अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो जैसे शरीर के किसी अंग की जानकारी प्राप्त करने के लिए डॉक्टर हम लोगों को बोल देता है कि आपको इसका अल्ट्रासाउंड कराना है, तो अल्ट्रासाउंड का कॉन्सेप्ट वही है कि वह एक प्रकार का यंत्र होता है जो इतने 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करता है, और ध्वनि तरंगें उस अंग के पास भेजी जाती हैं और उनसे संबंधित चित्र प्राप्त करने के लिए एक फिल्म होती है, पीछे सीट जैसे लगी होती है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे अल्ट्रासाउंड में। तो वह उस पर एक अपना प्रभाव डालती है जिससे उस अंग से संबंधित चित्र जो है उस पर उभर आते हैं और हमें मेडिकल परिणाम प्राप्त हो जाता है कि कैसा होता है। तो इस प्रकार श्रव्यता के आधार पर 3 प्रकार की ध्वनि तरंगें होती हैं। तो ये इनका श्रव्यता परिसर है। और अब इसके बाद जो स्थिति आती है अध्ययन की हम लोगों को, वह आती है कि ध्वनि तरंगों के गुणता, उनके कुछ लक्षण, जैसे उसमें उनका तारत्व है, तीव्रता है, और उसके बाद में पिच है। इस प्रकार से इनके कई लक्षण हैं जिन्हें हम लोगों को पढ़ना है। तो उसे पढ़ने के आधार पर हम लोग देखते हैं।
तो मुख्य रूप से 4 गुण होते हैं ध्वनि तरंगों के, जिन्हें हम पढ़ लेंगे। ध्वनि तरंगों के गुण या अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं। तो इसमें पहला है तारत्व अथवा पिच। तारत्व या पिच, इसको समझ लें कि कुछ ध्वनि तरंगें सुनने में हमें बारीक लगती हैं, यानी महीन पतली टाइप की लगती हैं, और कुछ ध्वनि तरंगें सुनने में गंभीर लगती हैं, जैसे छोटे बच्चे की आवाज़ और एक वयस्क की आवाज़, या मच्छर की भिनभिनाने की आवाज़, या शेर के दहाड़ने की आवाज़। तो ये पिच के ऊपर निर्भर करता है। तो इसकी आवृत्ति, जितनी तेज आवृत्ति होती है उसी हिसाब से पिच जो है उसके या तारत्व जो है उसका कम या अधिक कहा जा सकता है। यानी ध्वनि का मोटा अथवा पतला होना, ध्वनि का मोटा अथवा पतला होना, ये जो है पिच कहलाता है। और यह किस पर निर्भर करता है? यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। जैसे वो मच्छर का भिनभिनाना, मच्छर अपने पंख को इतनी तेजी के साथ हिलाते हैं कि उससे जो आवाज़ निकलती है ध्वनि, उसकी पिच जो है बहुत अधिक होती है और इसके कारण वह दूसरे रूप में हमें सुनाई देती है। जबकि शेर जो दहाड़ता है उसकी आवाज़ की पिच जो है बहुत कम होती है और वो हमें मोटी सुनाई देती है। तो मोटे और पतले होने का सेंस यहाँ पर ऐसे ही है जैसे पुरुषों की आवाज़ और महिलाओं की आवाज़। और दूसरा गुण जो है इसका है प्रबलता। प्रबलता या इसको आप इंटेंसिटी के हिस्से नहीं, प्रबलता थिकनेस के आधार पर उसके ध्वनि तब वह लक्षण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई देती है। हमारे कान को धीमी या तेज सुनाई देने के लिए कान को धीमा या तेज सुनाई देना, सुनाई देना, कान को तेज या धीमा सुनाई देना। और ये जो है उसके आयाम पर निर्भर करती है। तो आयाम का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए कि इस प्रकार से है, ये और इस तरंग का आयाम कम कहा जाएगा, इस तरंग का आयाम अधिक कहा जाएगा। तो इसके आधार पर अब यह जो है प्रबल ध्वनि होगी और ये जो है ये कमजोर ध्वनि होगी।
तो प्रबलता का अर्थ यहाँ पे शक्तिशाली और कमजोर होने से है, न कि उसके हिसाब से है कि कोई दूसरा बल प्रयोग करे। अब इसके बाद में अगला गुण इसका जो है वो है गुणता, क्वालिटी। अब गुणता के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि एक ही समान, अब गुणता तो गुणता के आधार पर जैसे मान लीजिए कि एक ही जगह पर एक ही तीव्रता की अलग अलग ध्वनियां बज रही हैं। गुणता, क्वालिटी, जैसे मान लीजिए एक कमरे में हैं, आप बैठे हुए हैं, वहाँ पे ढोल भी बज रहा है, बांसुरी भी बज रही है, हारमोनियम भी बज रहा है, तो हमारा कान जो है गुणता के आधार पर ही समझ लेता है कि कौन हारमोनियम है, कौन बांसुरी है और कौन ढोलक है। इस गुण को हम लोग गुणता कहते हैं कि समान आवृत्ति तथा समान तीव्रता की ध्वनियों को पहचानना, ध्वनियों, आवाजों को पहचानना, ये जो है कहलाता है गुणता, क्वालिटी। और चौथा है तीव्रता, तीव्रता, इंटेंसिटी। एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाली ध्वनि तरंगों का जो प्रभाव है वह तीव्रता कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड में प्रवाहित होने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा, एकांक यानी इकाई क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाली, एकांक क्षेत्रफल पर एक सेकंड में, एक सेकंड में पड़ने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा, ध्वनि ऊर्जा की मात्रा, इसे हम तीव्रता कहते हैं। और यह जो होती है उसके आयाम पर निर्भर करती है, आयाम के बल, यानी आई अगर तीव्रता है तो आई समानुपाती है ए स्क्वायर, ये जो है उसके तीव्रता के रूप में निर्धारित होती है। तो इस प्रकार ये ध्वनि तरंगों का विशिष्ट गुण और श्रव्यता परिसर हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हम लोग अगले अंक में पढ़ेंगे।